दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ्स का जो आज मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था उसके कंप्लीट सॉल्यूशन में आपके सामने लेकर आया हूँ। तो पूरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, हर क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 60 नंबर का आपका पेपर था, 2.5 घंटे आपको पूरा टाइम मिला था पेपर को करने का। ठीक है, 5 सेक्शन थे टोटल इसमें। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं टोटल 16 क्वेश्चन थे। अब एक एक करके मैं आपको सभी के आंसर बता देता हूँ। तो जैसे ये हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, तो सही आंसर मैंने टिक कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सारे आंसर्स आपको दिखा देता हूँ मैं। अब इंग्लिश मीडियम में मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ कि किसका आंसर कैसे होगा और क्यों होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x+1 0 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, +1 है, अगर इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू होगी -1। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन है एरिया ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है दोस्तों πr², r होता है हमारा रेडियस। तो रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं, d/2, यानी डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर हम r की जगह d/2 पुट करेंगे तो हमारा एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा πd²/4। तो इसलिए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, πd²/4। थर्ड क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, बहुत ईजी है। 7 3 होता है 21, और अगर माइनस साइन है तो आंसर आएगा -21। तो थर्ड का आंसर होगा डी। फोर्थ है दोस्तों कि जो पैरेलल लाइन्स है कितने पॉइंट्स पे मिलती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0, क्योंकि दो पैरेलल लाइन्स होती हैं हमेशा सीधी जाती हैं और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, तो वो किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलती है। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर सी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है विच शेप हैज़ इन्फिनाइट लाइन्स ऑफ सिमिट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो फिफ्थ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्कल। सर्कल में जो है इन्फिनाइट होती है लाइन्स ऑफ सिमिट्री, हम उसे किसी भी जगह से अगर हम काटेंगे तो हमेशा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, सिक्स्थ है आपको फर्स्ट 5 जो होल नंबर्स हैं उनका मीन बताना था। तो फर्स्ट 5 जो होल नंबर्स हैं वो होते हैं 0 1 2 3 और 4। तो मीन कैसे निकालते हैं, इन सबका सम करेंगे, तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और डिवाइड करते हैं टोटल नंबर्स से। तो टोटल यहाँ पे 5 नंबर्स हैं, तो 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा 2। तो इसलिए 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है दोस्तों। सेवेंथ है विच इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ नो लाइन ऑफ सिमिट्री। किस अल्फ़ाबेट में कोई लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा एफ, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि बाकी जितने भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे हैं, चाहे एच हो, ए हो या एम हो, उनको अगर हम कहीं से काटेंगे तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, एफ नहीं हो सकता लेकिन। ठीक है दोस्तों, ऐसी 8th का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी मीडियम में मैंने मार्क कर रखा है, आप आराम से देख सकते हैं। इनके आंसर आए कैसे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर आपका खंड ख था, यानी सेक्शन बी था, जिसमें 2 नंबर एक क्वेश्चन थे, तो इनके भी आंसर मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 था आपका द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन ए डेटा सेट। अगर एक डेटा हमें दे रखा है तो उसमें सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू रिपीट होती है उसे मोड कहते हैं। तो 8th का आंसर होगा ए, मोड, हिंदी में कहते हैं बहुलक। ठीक है, 9th में आपको दोस्तों मीन निकालना था इन तीनों टर्म्स का। तो मीन निकालने का भी सिंपल फॉर्मूला है, तीनों को ऐड करते हैं तो 8 + 13 + 15, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 36, और डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से। तो टोटल यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 36 / 3, तो आंसर होगा 12। ठीक है दोस्तों, तो 9th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12। 10th है दोस्तों, आपको इक्वेशन दे रखी है, पी की वैल्यू बतानी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10p = 100 है, यानी 10 और p मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मुझे p निकालना है तो मैं 10 को उस साइड भेजना चाहूँगा, तो p जो आएगा हमारा वो होगा 100 / 10, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ इक्वल टू के इस साइड मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ जाके डिवाइड हो जाती है। तो p की वैल्यू आएगी 100/10, यानी कि आंसर आएगा 10। तो 10th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। ठीक है, 11th क्या है, अगर कोई भी इंटीजर है, कोई भी नंबर है, मान लीजिए a, उसको अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा। तो 11th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, किसी भी इंटीजर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। 12th बहुत आसान है, 369 हमारे पास नंबर है, इसको किससे डिवाइड करें कि आंसर हमें 369 मिले। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर सेम नंबर मिलता है। तो इसलिए 12th का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सेक्शन ए था, एक एक नंबर के इसमें क्वेश्चन थे 12। फिर है सेक्शन बी, इसमें 6 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, आपको 2 शेप्स लिखने हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 शेप क्या लिखे हैं, पैरेललोग्राम और स्केलेन ट्राइंगल। पैरेललोग्राम में भी दोस्तों लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं होती है, आप कहीं से भी कट कीजिए वो इक्वल नहीं बनता है।
और स्केलेन ट्राइंगल आपको पता है 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं। इक्विलेटरल होता है जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है, आइसोसेलेस होता है जिसमें 2 साइड इक्वल होती है, और स्केलेन होता है जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। तो स्केलेन में क्या होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो आपको कहीं से भी अगर आप काटेंगे तो सिमेट्री नहीं बन पाती है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का ये आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन में दोस्तों 2 पार्ट है। फर्स्ट है -8 डिवाइड बाय -1। तो इसका करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, आपको 8 को 1 से डिवाइड करना है तो आंसर 8 आएगा, और माइनस अगर दोनों साइड है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है हमारा, तो इसलिए इसका आंसर होगा 8। सेकेंड क्वेश्चन है 0 डिवाइड बाय -12। सिंपल सा एक प्रॉपर्टी है, अगर 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर 8 होगा और सेकेंड पार्ट है उसका आंसर 0 होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको 2 पार्ट दे रखे हैं, इनको आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। तो p + 4 = 15, इसको आपको स्टेटमेंट बनाना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। 4 इज एडिड टू ए नंबर p एंड द रिजल्ट इज 15। कई तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे हमने मान लिया कोई नंबर p है, अगर इसको मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, किसी संख्या p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। और इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 इज एडिड टू ए नंबर p एंड द रिजल्ट इज 15। सेकेंड पार्ट देखिए, 5 टाइम्स ए नंबर m इज 20। ठीक है, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, किसी संख्या m का 5 गुना 20 के बराबर होता है। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, किसी संख्या का 5 गुना करने पर 20 प्राप्त होता है। तो बस आपको स्टेटमेंट बना के लिखनी थी दोनों इक्वेशन की। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें या तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था या तो आपको समांतर चतुर्भुज का निकालना था। सिक्स्थ आप देख सकते हैं बहुलक है, सेवेंथ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं इनके आंसर बताता हूँ आपको। तो जैसे फिफ्थ में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार यानी कि नीचे वाली साइड क्या है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है इसकी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एरिया आएगा हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगाना था, 2 नंबर का था। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं आपने करा तो सेकेंड में क्या करना था, ये पैरेललोग्राम दे रखा है, इसका एरिया निकालना है। तो पैरेललोग्राम का सिंपल सा एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, हाइट यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 24 आएगा इसका आंसर। ठीक है, सिक्स्थ में दोस्तों आपको मोड बताना था, जितने नंबर दे रखे हैं मोड क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका मोड होगा 2, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट होता है वो हमारा मोड होता है। तो जैसे आप 2 को यहाँ पे काउंट करेंगे तो 2 यहाँ पे 4 बार आया है, तो इसलिए वो हमारा मोड है। बाकी जितने भी नंबर है वो 4 से कम बार आए हैं। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन है, आपको डायमीटर दे रखा है गार्डन का 10 मीटर, आपका एरिया बताना है। तो आपको डायमीटर दे रखा है 10, पहले आप रेडियस निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ गया 5 मीटर। अब एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर, तो यानी पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर की जगह आप पुट करेंगे 5, तो आपका एरिया आएगा 550/7, यानी 550/7। पॉइंट में चाहे तो आप इसको कर सकते हैं डिवाइड, नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है सेक्शन सी, जिसमें 3-3 नंबर एक क्वेश्चन थे। जैसे 8th क्वेश्चन में आप देखिए फर्स्ट पार्ट, आपको 2 ऐसे इंटीजर लिखने हैं जिसको प्रोडक्ट करने पे यानी मल्टीप्लाई करने पे 0 मिले। तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, तो मैंने क्या लिखा है -8 × 0, तो -8 को अगर मैं 0 से करूँगा आंसर आएगा 0। ठीक है, ऐसे ही 2 नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे -10 आए, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे -1 × 10, तो ये आएगा -10। ठीक है, और 2 नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आंसर आए, तो मैंने क्या लिखा -4 × 1, तो आंसर आएगा -4 जो कि नेगेटिव का है। तो आप कोई भी अपनी मर्जी से इक्वेशन बना सकते थे, बस वो इक्वेशन जो है ना इस चीज़ को सेटिस्फाई करने वाली होनी चाहिए, यानी ये जो इक्वेशन आपने बनाई है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, तो या तो आपको ऊपर वाला करना था या नीचे वाला करना था। नीचे वाले में क्या है, आपको कोई एक नंबर बताना है जिसको -1 से गुणा करने पर ये सारे आंसर आए। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा, माइनस का 100 आए, तो अगर मैं किसी भी नंबर को -1 से गुणा करूं और मुझे माइनस का 100 लाना है तो मेरा नंबर होगा 100। ठीक है, तो इसलिए पहले का आंसर ए पार्ट का होगा 100 को अगर मैं -1 से गुणा करूंगा तो माइनस का 100 आएगा। सेकेंड में मुझे चाहिए 47, तो अगर मुझे 47 चाहिए तो मुझे -47 को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बी का आंसर होगा -47। सी में अगर आपको आंसर 1 चाहिए तो मैं -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो सी का आंसर होगा -1। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों 3 नंबर का। फिर आगे के क्वेश्चन आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम में, इसके आंसर मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 9 में 2 पार्ट हैं, आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है और इक्वेशन बनानी है।
तो इफ़ अमन टेक 3/4 ऑफ ए नंबर एंड ऐड 3 टू इट, अमन गेट 21। तो अमन ने कोई नंबर लिया, मैंने नंबर क्या माना x, उसका 3/4 करा यानी 3/4, 3/4 से उसको गुणा करा, तो नंबर हो गया 3/4x, उसमें 3 ऐड करा तो +3 और उसको मिल कितना रहे 21, तो इक्वल टू 21। तो फर्स्ट का आंसर ये होगा। सेकेंड पार्ट क्या है, ऐड 5 टू 8 टाइम्स ए नंबर यू गेट 61। तो हमने नंबर मान लिया x, उसका 8 टाइम्स करा तो 8x हो गया, उसमें हमने 5 जोड़ दिया तो आंसर कितना आएगा 61। तो सेकेंड का आंसर ये होगा 8x + 5 = 61। ठीक है। 10th में दोस्तों आपको ये 5 डेटा दे रखे हैं, 5 लड़कियों की हाइट यहाँ पे लिखी गई है। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा है हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, सबसे जो लंबी लड़की है उसकी हाइट क्या है, तो सबसे ज़्यादा हाइट कौन सी है 151, तो फर्स्ट का आंसर होगा 151, 151। सेकेंड द शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटी हाइट क्या है, तो वो होगा 135। थर्ड है आपको रेंज निकालना है यानी परिसर निकालना है। परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी हाइट और सबसे छोटी हाइट को माइनस करना होता है, तो 151 और 135 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका सेक्शन सी था। फिर आता है सेक्शन डी जिसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, 2 पार्ट हैं 1 और 2, आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट में अगर आप देखें तो 100 और x ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो x हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, सिमिलरली x और y भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो अगर x 100 है तो y भी क्या होगा 100। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है x भी 100 है और y भी 100 है। सेकेंड पार्ट में आप देखिए, सेकेंड में 70 और x, ठीक है, और y, ये 3 चीज़ें आपको 3 एंगल दे रखे हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे 70 + y 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, तो अगर मुझे y निकालना है तो वो होगा 180 - 70 डिग्री जो कि आएगा 110 डिग्री, तो y मेरा 110 डिग्री आ गया। अब y और z दोनों दोस्तों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अपोजिट साइड्स में अंदर की साइड, तो अगर y 110 है तो x भी क्या होगा 110 डिग्री होगा। कारण आपको लिखना पड़ेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, एकांतर कोण। ठीक है, तो ये आपको लिखना था। तो या तो आपको ये 2 पार्ट करने थे 11th में, या आपको नीचे वाला क्वेश्चन करना था। तो नीचे ये डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम के बेस्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप हिंदी मीडियम के क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जैसे फर्स्ट में पूछा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बताने हैं, तो इसमें H एंड D है, E और A है, C G है और B और F है। ठीक है, सेकेंड में आपको बताना था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये H और B होगा, C और E होगा। थर्ड में आपको बताना था इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसमें C एंड H और B एंड E होगा। फोर्थ में आपको बताना था दोस्तों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो A C B D H F और E G ये 4 हैं। फिफ्थ में आपको बताना था इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल B, एंगल C, एंगल E और एंगल H, ये 4 एंगल है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन 11 था 5 नंबर का। फिर एक क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, एरिया इसका 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर है और AB 80 सेंटीमीटर है, AD 72 है। तो आपको BM और DL की लेंथ बतानी थी कितनी लेंथ है। तो एरिया जो पैरेललोग्राम का होता है वो सेम ये फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, जैसे फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूँ तो मेरा बेस AB है और हाइट मेरा DL है, तो एरिया हो जाएगा AB इंटू DL। तो यहाँ से मैं अगर DL निकालूंगा तो DL क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइड बाय AB, यानी 3600 डिवाइड बाय 80। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो DL हमारा बचा 360 डिवाइड बाय 8। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो DL आ गया 45 सेंटीमीटर। सिमिलर तरीके से आपको BM भी निकालना था। अब अगर मैं नीचे वाली साइड को लूँ तो मेरा एरिया हो जाएगा AD इंटू BM, AD मेरा बेस हो जाएगा और BM मेरी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है, BM अगर निकालना है तो 3600 डिवाइड बाय 72 हो जाएगा। इसको मैंने फिर 212 की टेबल से काटा, तो 12 3 जा 36 होता है, तो ऊपर 300 बचेगा और नीचे 12 6 जा 72 होगा। इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो BM आएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था और ये आपका आंसर है। DL हमारा 45 सेंटीमीटर और BM हमारा 50 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पार्ट क्या है, 3n + 7 = 25। सिंपल से क्वेश्चन है, 5 नंबर आपको मिल रहे हैं फ्री के। करना क्या था, ये प्लस का 7 है, इक्वल टू के उधर जाएगा -7 होगा, तो 3n हो जाएगा 25 - 7, तो 3n = 18 हो जाएगा। अब n की वैल्यू निकालनी है तो 3 को हम उस साइड भेजेंगे, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवाइड होगा, तो n की वैल्यू आएगी 18/3 यानी कि 6। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 6।
सेकेंड क्या है, 2p माइनस 1 इक्वल टू 23, तो ये -1 है, उस साइड जाके +1 होगा, तो 23 + 1 यानी 24 हो जाएगा। तो 2p इक्वल टू 24, p की वैल्यू निकालनी है तो वो होगा 24/2 यानी कि 12। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 6 होगा, सेकेंड का आंसर 12 होगा। तो या तो आपको ये 2 पार्ट करने थे या आपको नीचे वाला क्वेश्चन करना था जो बहुत आसान था। आपको स्टेटमेंट दे रखी है, आपको इक्वेशन बनानी थी और सॉल्व करना था। तो द सम ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर देख सकते हैं। तो मान लिया हमने कि नंबर x है, तो पहले हमने उसका 3 टाइम्स करा यानी 3x हो गया, और उसमें हमने 11 का सम करा यानी 11 प्लस करा, तो हमें आंसर कितना मिलेगा 32। तो ये हमारी इक्वेशन बना ली हमने, 3x + 11 इक्वल टू 32। अब सेम चीज़ प्लस का 11 उधर जाके -11 होगा, तो 32 - 11 21 बचेगा, तो 3x इक्वल टू 21 आएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो x होगा 21/3 यानी कि 7। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जो आपका और वाला था चॉइस वाला, उसका आंसर आएगा 7। तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा। ठीक है, फिर अगला सेक्शन है दोस्तों। ठीक है, ये केस स्टडी वाले जिसमें क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, और ये भी 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। तो आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, डेटा दे रखा है और क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इनके आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे 14th में आपको बारिश दे रखी है, किस दिन कितनी बारिश हो रही है mm में, और क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑन फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, ऑन विच डे वाज द मैक्सिमम रेनफॉल रिकॉर्डेड, सबसे ज़्यादा बारिश कब हुई थी। तो सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी ट्यूसडे यानी मंगलवार को 28 mm। तो आपको ट्यूसडे लिखना था, फर्स्ट का आंसर 1 नंबर का क्वेश्चन था। सेकंड है फाइंड द रेंज ऑफ रेनफॉल। रेंज क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर माइनस करना होता है। तो सबसे बड़ा नंबर 28 है, सबसे छोटा नंबर 0 है, तो आंसर आएगा 28। थर्ड में आपको बताना था एवरेज रेनफॉल ओवर 5 डेज, मतलब एवरेज कितनी है रेनफॉल। तो एवरेज कैसे निकलता है, सबको जोड़ते हैं और डिवाइड करते हैं टोटल नंबर से। तो हमने सबको प्लस करा, तो हमारा जो आंसर आएगा 80 आएगा, 80, और टोटल नंबर है 5, तो 80 को मैंने 5 से डिवाइड करा, तो आंसर हमारा आएगा 16। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो अगर आपके थर्ड क्वेश्चन में चॉइस भी थी, या तो आपको ये करना था या नीचे वाला करना था। नीचे वाले में क्या पूछा है, कितने ऐसे दिन हैं जब रेनफॉल 15 mm से ज़्यादा हुई है, और उन दिनों के नाम लिखने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 ऐसे दिन हैं जब रेनफॉल 15 mm से ज़्यादा हुई है। पहला ट्यूसडे है, दूसरा थर्सडे है, और तीसरा फ्राइडे है। तो इसका आंसर होगा 3 डेज, और फिर उनको आपका नाम लिखना था, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, ये 14th क्वेश्चन था। 15th में दोस्तों आपको क्लॉक दे रखी है, घड़ी, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम में आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चन भी देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब इनके आंसर मैं आपको बताता हूँ। जैसे 15th का फर्स्ट पूछा था, जब घड़ी में 3 बजते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज या राइट एंगल। तो जब 3 बजते हैं तो दोनों सुइयाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, जिसे हिंदी में कहते हैं समकोण और इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। तो फर्स्ट का आंसर होगा राइट एंगल। सेकेंड है स्ट्रेट लाइन कब बनता है, सीधी लाइन यानी 180 डिग्री का एंगल कब बनता है। तो इसका आंसर होगा 6 बजे। तो जब घड़ी की सुई पे 6 बजेंगे तो पूरा 180 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी जो आवर वाली सुई है, जो हमारी घंटे वाली सुई है, और जो मिनट वाली सुई है, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होंगे। ठीक है, 180 डिग्री बनेगा। थर्ड में पूछा है 15 मिनट में कितने डिग्री जो है मिनट वाली सुई कवर करती है। तो 15 मिनट कब बचते हैं दोस्तों, तो कब बचते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। तो ये आपको घड़ी दिख रही होगी, 15 मिनट जैसे आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, 12 और 3 पे 2 सुइयाँ हैं, तो ये हमारा हो गया 15 मिनट। तो जब मिनट की सुई 12 से 3 पर जा रही है तो 15 मिनट हो जाते हैं। तो 15 मिनट में कितना डिग्री घूम रही है, वो 90 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 90 डिग्री। इसमें चॉइस भी थी, नीचे क्या पूछा है, अगर कोई आवर की सुई है वो 7 AM से 11 PM तक घूमती है तो कितने डिग्री का वो ट्रैवल कर रही है। तो 7 और 1, तो अगर हम यहाँ पे वापस से घड़ी पे जाते हैं, यहाँ पे 7 और 1 को अगर आप देखेंगे बिल्कुल आमने सामने है। तो अगर जो आवर की सुई है, घंटे वाली जो सुई है, 7 से घूमकर 1 पर जा रही है तो पूरा 180 डिग्री कवर करती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा 180 डिग्री। ठीक है, फिर आपका आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री इज यूज्ड इन मिरर रिफ्लेक्शन। तो शीशे में जो रिफ्लेक्शन होता है दर्पण में, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो इसमें यूज़ होती है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा, आपको एक वर्ड में आंसर देना था कि मिरर में जो हम रिफ्लेक्शन देखते हैं ना, कोई चीज़ अगर हम देखते हैं वो अपोजिट दिखती है, तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है। सेकंड पूछा है विच ऑफ दीज लेटर्स हैज़ वर्टिकल सिमेट्री, A, B, C या D। तो इसका आंसर होगा A। वर्टिकल सिमेट्री क्या होता है, यानी कि इनमें से किस अक्षर को हम अगर सीधा काटेंगे तो बराबर 2 हिस्सों में बट जाएगा।
तो अगर मैं बी को काटूंगा तो दोनों साइड बराबर नहीं बन सकते, सी और डी में भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर ए को मैं बिल्कुल बीच से काटूंगा तो दोनों साइड सेम बनते हैं, तो सेकंड का आंसर होगा ए। थर्ड में आपको बताना था एक 3 लेटर का वर्ड जिसमें लाइन ऑफ सिमिट्री हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया HAT हैट, तो हैट में जो है लाइन ऑफ सिमिट्री है, अगर मैं वर्टिकली काटूंगा तो तीनों कट सकते हैं। या आप इसमें कोई और मतलब एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते थे, जैसे कि कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते थे जो एक वर्ड हो जिसका कोई मीनिंग हो और जिसको अगर हम काटें तो 2 हिस्सों में कट सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं अगर मैं लिखना चाहूँ तो HOE हो भी लिख सकता हूँ। हो एक होता है जो कुल्हाड़ी की तरह कुछ डिवाइस होता है, हो कहते हैं उसको, तो HOE उसको मैं अगर काटूंगा तो दोनों साइड से सेम बन सकता है। ठीक है, अगर मैं उसे हॉरिजॉन्टली काटूंगा तो यहाँ पे आप कोई भी वर्ड लिख सकते थे, ये आपका आंसर ठीक हो सकता था। सेकंड में क्या पूछा है, ये सारे नंबर दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से किस में रिफ्लेक्शन सिमिट्री होगी, यानी मिरर में देखने पे, शीशे में देखने पे कौन सा नंबर बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा। तो इसका आंसर होगा 0,8। 0 को अगर देखेंगे तो भी सेम आएगा और 8 को देखेंगे तो भी सेम आएगा। तो ये दोस्तों आपका पूरा पेपर था क्लास 7th मैथ्स का, जो आज मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है दोस्तों, 6 अक्टूबर को। तो ये पूरा पेपर आपको मैंने दिखा दिया, सबके आंसर मैं आपको बता ही चुका हूँ। कोई क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा उसका आंसर कैसे आया है। तो ये जो भी यहाँ पे आंसर लिखे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, सॉल्व करके मैंने यहाँ पे आपका आंसर दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो एंड तक देखी होगी, आपने सारे आंसर अपने चेक करे होंगे। पेपर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं था, बहुत ईजी पेपर था। आसान क्वेश्चन भी थे, उनकी मार्क्स ज़्यादा थे। जैसे आपने 5-5 नंबर के क्वेश्चन देखे तो सिंपल से क्वेश्चन थे। तो ये पेपर बहुत ईजी लेवल का अगर मैं मानूंगा तो गलत नहीं होगा, ईजी लेवल का ही था। तो ये आपका पूरा पेपर था, आंसर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे आंसर समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से दोस्तों बाकी जो क्लासेस हैं उनके जो पेपर होते हैं वो भी चैनल पे आते रहते हैं। साथ ही साथ 7th के जो अगले पेपर होने वाले हैं, जैसे अगला पेपर हिंदी का है, उसके बाद जितने भी पेपर्स हैं तो उनके क्वेश्चन पेपर भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे और उनके आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जैसे ही आपका अगला पेपर हो, अगली जैसी वीडियो आए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने मार्क्स पता कर सके। तो आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।